हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं इस चैप्टर के। चैप्टर हमें पता है लोकतंत्र क्या और क्यों। चैप्टर फर्स्ट है हमारा सिविक्स का, नागरिक शास्त्र का। इस चैप्टर के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में टीचर्स बहुत देते हैं, आपके ट्यूशन टीचर्स या फिर आपके स्कूल टीचर्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस के बारे में आपके एग्ज़ाम में, आपके टेस्ट में देते हैं, ये सारी हमने इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है। अगर इसके बावजूद भी आपको इस वीडियो में कोई डाउट लगता है या इस चैप्टर में इससे रिलेटेड कोई डाउट वगैरह है, देन आपके पास एक और ऑप्शन है। वो ऑप्शन है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के ऊपर हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो मैंने बना रखा है। तो अगर आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट वगैरह है, देन आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। उस टॉपिक, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाकर आप उस टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर तो हम लोग ये करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ना एमसीक्यू भी मैंने इस वीडियो के अंदर बात की है। जैसे लॉन्ग तो ही है, लेकिन एमसीक्यू एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं या फिर 1 मार्क के पूछे जाते हैं, तो वो पार्ट भी हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर रखा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब, लेकिन इनके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से कि लोकतंत्र के खिलाफ कोई 5 तर्क दीजिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग में ही बनता है, कि जो लोकतंत्र है उसके खिलाफ, यानी लोकतंत्र आपको अच्छा नहीं लगता और उसके खिलाफ कोई 5 तर्क दीजिए, यानी उसके नेगेटिव पॉइंट्स आप बताइए दूसरे शब्दों में। तो लोकतंत्र के खिलाफ 5 तर्क है। पहला जो होता है वो अस्थिरता रहती है। यानी क्यों अस्थिरता रहती है? क्योंकि बार बार लीडर्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, तो इस वजह से इसे हम अस्थिरता बनी रहती है। फैसलों में देरी होती है, बहुत सारे लोगों से फैसले पूछने पड़ते हैं, इसलिए फैसलों में देरी हो जाती है। भ्रष्टाचार की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है लोकतंत्र के अंदर। चुनावी प्रक्रिया महंगी होती है, क्योंकि चुनाव करवाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, पुलिस लगाने पड़ते हैं, मिलिट्री के बंदे लगाने पड़ते हैं। इस वजह से कह सकते हैं चुनावी जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। सामान्य लोगों को सरकार चुनने का आ, फैसला लेने में कठिनाई होता है। और सबसे ख़राब चीज़ ऐसा कहा जाता है कि जो जनता होती है उसको अपने लीडर के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रहती कि वो लीडर बंदा कैसा है। तो इस वजह से अक्सर जो जनता होती है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहती है कि हम इसको चुने कि ना चुने। देखो, यहाँ तो मैं शॉर्ट आपको एक्सप्लेन करवा रहा हूँ, लेकिन अगर ये आपको और अच्छे से समझना है इस टॉपिक के बारे में ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक टॉपिक का लिंक है, आप वहाँ से जाके कवर कर सकते हो। ठीक है, या आई बटन पे आ रहा होगा, वहाँ पे भी मैं कोशिश करूंगा कि डाल दूंगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक से आ रहा है। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन ज़रूर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट की तरफ मूव करें तो देखो, क्वेश्चन ये है कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या होती है, यानी लोकतंत्र के पॉजिटिव साइड्स के यहाँ पूछा जा रहा है। तो पॉजिटिव साइड्स देखें तो पहला होता है कि जो प्रमुख फैसले होते हैं वो निर्वाचित नेताओं के हाथ में होता है। यानी जिसको जनता चुनती है, मान लेते हैं जनता इसको चुनी है, तो फैसले वही लेता है, कोई और दूसरा बंदा आके फैसले नहीं ले सकता, क्योंकि जनता ने इस पर्टिकुलर पर्सन को चुना है। तो इस वजह से हम, ये अच्छी चीज़ है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है। जो चुनाव होते हैं उसमें स्वतंत्रता रहती है, कोई भी आ जा सकता है। निष्पक्ष होता है, कोई घपलेबाजी नहीं होती। तो जो हमारा प्रतिनिधि चुनकर आता है वो जनता का ही प्रतिनिधि रहता है, मतलब जनता जिसे चुनती है वही चुनकर आता है। ऐसा नहीं होता कि चुनाव में गड़बड़ियां हो जाने की वजह से जनता ने तो मुझे चुना है, पर चुनाव में गड़बड़ियां हो गई तो जीत के कोई और आ गया। तो ये ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है। एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल है, इसके ऊपर पूरी टॉपिक ही ये पूरा हमने पढ़ा भी था कि लोकतंत्र में सबसे अच्छा बात ये रहता है कि एक बंदा रहता है, वो एक वोट डाल सकता है और उसकी वोट की भी वैल्यू एक ही रहती है। ऐसा नहीं रहता कि जैसे मेरी पूरी फैमिली को कह दिया गया कि आप लोग एक ही वोट डालो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। मेरी फैमिली अगर अडल्ट है तो हर एक, जैसे मुझे, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे जो भी बड़े भाई या फिर मेरे छोटे भाई, अगर वो 18 से अबव है, उन सभी को एक वोट डालने का अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम सारे फैमिली मेम्बर एक ही वोट डालो। और ऐसा नहीं है कि मेरा भाई, अगर मैं अपने भाई से बड़ा हूँ, मान लेते हैं मैं अपना भाई से 20 साल बड़ा हूँ और मेरा भाई अभी 18 साल का, मेरी मान लेते उम्र हो गई 38 साल की हो गई, ठीक है, 48 साल की हो गई, तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी वोट की वैल्यू कम हो जाएगी और मेरी वोट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं होता लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र के अंदर आप अगर 18 प्लस हो या कोई 50
अबव है तो उसकी वोट की वैल्यू भी क्या होती है, एक ही होती है। ठीक है, ऐसा एक ही कंसिडर किया जाता है। ये अच्छी चीज़ होता है। कानून का राज होता है और अधिकारियों का आदर होता है, कि कानून का राज होता है, जैसा कानून में लिखा गया वैसी चीज़ें होती हैं, और आपके जो अधिकार दिए गए रहते हैं, जैसे आपको बोलने का अधिकार रहता है, आपको अपनी नाराज़गी जाहिर करने का अधिकार रहता है, उन सभी अधिकारों का आदर किया जाता है। शासन में भागीदारी कि सबको समान अवसर, की शासन में आपकी भागीदारी रहती है और सबको समान अवसर दिया जाता है। जैसे आप लोग अपनी जनता को चुनते हो, एक तरीके से भागीदारी तो है कि आप लोग अपने नेता को चुन रहे हो। ठीक है, नेता का कोई गलत फैसले लेता है तो आप उस पर एक्शंस ले सकते हो। एक्शन इन द सेंस आप उसको बता सकते हो कि ऐसा फैसले गलत लिए गए हैं, इससे हमको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये भागीदारी का ही एक रूप हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये लोकतंत्र की मुख्य विशेषता भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पूरी अच्छे से समझना है इस टॉपिक को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक मिलेंगे, आप वहाँ से इसको चेक कर लीजिएगा। अगला आता है क्वेश्चन कि क्या चीन एक लोकतांत्रिक देश है। क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने मत के पक्ष में दलील दीजिए। तो हम सभी को पता है कि चीन एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, क्योंकि चीन में जब भी चुनाव होते हैं तो वहाँ पे एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। अगर मान लेते हैं मुझे भी चुनाव लड़ना है तो मुझे किससे पूछना पड़ेगा, चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव उसके पूछना पड़ेगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी से ही मुझे परमिशन लेनी पड़ती है। तो कम्युनिस्ट पार्टी क्या होती है, अपने अपोजिशन को कभी खड़ा ही होने नहीं देता। वो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑप्शन दे देती है। लेकिन अगर ये छोटे पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर, मान लेते हैं ये लोग सारे मिल भी जाएं, तो भी ये कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है, तो यूँ कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ पे एक अकेली पार्टी है जो वहाँ पे चीन में राज करती है। वो और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को आने ही नहीं देती इलेक्शंस में। ठीक है, क्योंकि परमिशन उसी के फिल्टर वही करता है ना, तो आगे बढ़ने ही नहीं देता। दूसरा चीज़ क्या कहा जाता है, केवल कम्युनिस्ट पार्टी और उसके संबंध में कुछ छोटी पार्टी, देखो ये छोटी पार्टियां के सदस्य चुनाव में भाग ले सकते हैं। कि अगर अगर चुनाव में पार्टिसिपेट करना है तो कम्युनिस्ट पार्टी तो करते ही करते हैं, नो डाउट पार्टिसिपेट, लेकिन ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं ये भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। लेकिन ये ऐसा दिखाने के लिए होता है। लेकिन अगर ये मैंने आपको अगेन बताऊं कि जो छोटी पार्टीज अगर मिल भी जाए ना, तो भी इस कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तो एंड ऑफ द डे अगर यहाँ के बंदे जीत भी जाए, सब भी जीत भी जाए, तो भी कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कम्युनिस्ट पार्टी सबसे ज़्यादा सीट अपने पास ही रखती है, कुछ इक्का दुक्का सीट इन लोगों को दे देती है। अगला क्वेश्चन है कि क्या सऊदी अरब एक लोकतांत्रिक देश है, अपने मत के पक्ष में दलील दीजिए। नहीं भाई, सऊदी अरब भी एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शाह लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। और जो कि जैसे इसमें सिंपल है, जैसे क्या होता है किंग का बेटा किंग बनता है, तो यहाँ पे भी वही होता है कि जो शाह का खानदान का जो बंदा रहता है वही आगे चल के क्या बनता है, वहाँ पे सऊदी अरब के अंदर राज करता है। ठीक है, मतलब फैमिली का ही बंदा रहता है। और इसी वजह से लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक क्या होता है, जनता अपने शासक को चुनती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आप अगर शाह के परिवार से हो तो और आप बड़े हो तो आपको ही उत्तराधिकारी चुन लिया जाएगा, मतलब आप ही सऊदी अरब के अंदर राज करेंगे। महिलाओं को वोट डालने का हक नहीं था, अब तो है, पहले था नहीं था। ठीक है, लेकिन अब तो महिलाओं को वोट डालने का हक दे दिया गया है। ठीक है, वैसे ये छोटा है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये छोटी मोटी चीज़ें पूछी जाएगी। अब आता है लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं। ये देखो क्वेश्चन ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। अभी हमने पढ़ा लोकतंत्र की मुख्य विशेषता, अब यहाँ पे है लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं। जो एक सरकार होती है उसकी क्या मुख्य विशेषता होती है, ये बात ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। इसके ऑप्शंस में जो दिए गए उससे आप समझ ही जाओगे। जैसे क्या बताया जाता है कि नागरिकों को भाषण देना, अपने विचार व्यक्त करने का संपूर्ण स्वतंत्रता रहती है, कि नागरिक अपना भाषण दे सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, उनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिलती है, उन पर रोक टोक नहीं लगाया जाता। स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करने की व्यवस्था होती है, कि आप चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर मेरी सरकार बनी है, मान लेते हैं मैं एक पार्टी का सरकार हूँ, तो मैं ऐसा नहीं हो कि मैं जीतने के चक्कर में कुछ गड़बड़ियाँ करवा दूंगा, नहीं। मेरा ये दायित्व रहेगा लोकतांत्रिक सरकार का कि वो क्या करे कि चुनाव, भले आने वाले चुनाव में मैं हारूं या जीतूं, लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी रहेगी कि चुनाव सही तरीके से हों।
ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत गड़बड़ियाँ तो कर ही दी जाती हैं, ये बात ध्यान में रखना। राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने के आगे जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनको काम करने की स्वतंत्रता, जैसे अदर ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं, हमने पढ़ा भी था चैप्टर के अंदर कि होता क्या था कि जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज होती थी उनको काम करने नहीं दिया जाता था, उनको बहुत ही परेशान कर दिया जाता था, उनकी मीटिंग्स को रद्द कर दी जाती थी। तो यहाँ क्या होता है कि जो सरकार है वो क्या करे, उसके ऑपोजिशन पार्टी को भी अपने बात करने का हक दे, अपनी मीटिंग्स करना चाहता है तो मीटिंग करने का हक दे। ठीक है, मजदूरों और व्यापारिक संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता, कि मजदूर हो या फिर व्यापारिक संघ हो, यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्वतंत्रता सरकार दे। अक्सर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाने देती, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बनाने से कई सारे लोग इकट्ठा होंगे और वो लोग क्या करेंगे, सरकार को, अगर सरकार की गलत पॉलिसी रहेगी तो उसके खिलाफ एक्शन वगैरह ले सकते हैं। तो सरकार इसी से डरती है कि ये लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो अक्सर व्यापारिक संघ या मजदूर बनाने की वो फ्रीडम नहीं देती। लेकिन अच्छे लोकतंत्र की यही अच्छी खासियत होती है कि वो डरती नहीं, वो उनको राइट देती कि आपको अधिकार है, आप अगर ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। प्रेस को पूर्ण आज़ादी दी जाती है, कि मीडिया को फ्रीडम दी जाती है। आपको अगर हम कोई सरकार कहती है कि अगर कोई हम गलत काम करते हैं तो आप छाप सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, मतलब मीडिया फ्री रहती है। अगला आता है गैर लोकतांत्रिक सरकार। यहाँ पे देखने के यहाँ पे सरकार के बारे में अगेन बात किया गया है कि यहाँ पे जो गैर लोकतांत्रिक सरकार होते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये वो जो हमने पढ़ा ना, इसी का सब उल्टा होता है कि जैसे वहाँ पे स्वतंत्रता नहीं होता, चुनाव अच्छे से नहीं होता, ऑपोजिशन पार्टी को काम करने नहीं दिया जाता, संघ नहीं बनाया जाता, और जो प्रेस है वो आज़ाद नहीं रहता, इसी का उल्टा है। देखो, नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते, शासनकर्ता सर्वसर्वा होता है, यानी शासनकर्ता मतलब जो सरकार है, जो सरकार में बन के आ गया वही अपने आप को सबसे बड़ा मान लेता, वो और किसी को ऑप्शन नहीं देता कि मैं ही अब राज करूंगा और मैं किसी को आने नहीं दूंगा, इसके लिए वो डर्टी ट्रिक्स का यूज़ करता है। विपक्षी दलों का कोई स्थान नहीं होता, जैसे हमने पढ़ा ऑपोजिशन पार्टी की मीटिंग ये रद्द करवा देता है, उनको गुंडों से पिटवा देता है, जेल में भरवा देता है, उनके मन में डर का भाव पैदा कर देता है। वही मजदूर और व्यापारिक संघ स्थापित नहीं करने दिया जाता, मजदूर जो प्रेस है उनको आज़ादी नहीं दी जाता है, क्योंकि प्रेस को अगर आज़ादी वगैरह होगी, इन संघों को आज़ादी अगर दे दी गई तो ये संघ ऐसे सरकारों के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू कर देंगे, इनके खिलाफ बोलने लग जाएंगे, तो इनको डर रहेगा कि जनता हम पे भड़क जाएगी, मतलब जनता हमसे और नाराज़ हो जाएगी। अगला आता है लोकतंत्र के पक्ष में कोई 5 तरह के दीजिए। तो लोकतंत्र के पक्ष में अगर हम देखें तो शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है, कि लोकतंत्र जहाँ कहीं भी होता है वहाँ पर क्या होता है कि अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है। जैसे आप अगर किंग से पूछ लो या फिर शाह से पूछ लो, जैसे सऊदी अरब में, तो ये उतने, या फिर डिक्टेटरशिप, तानाशाह, ये शासन के अच्छे रूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो जनता है अगर किंग से सवाल करे, तानाशाही से करे, शाह से करे, तो इनके मन मर्जी है, करना चाहे तो कर जवाब दें, अदरवाइज ना दे। अगर इवन ये लोग तो चाहते हैं कि जनता इनसे क्वेश्चन ना करे, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा देते हैं। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में यही तो अच्छी चीज़ होती है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप क्या कर सकते हो, उससे क्वेश्चन कर सकते हो, अपनी सरकार से क्वेश्चन कर सकते हो, और लोकतंत्र दिन आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो नेक्स्ट टाइम आप चेंज कर दो, भाई मत दो, आपको नेक्स्ट इलेक्शन में आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ तो हम ऐसा नहीं कर सकते, किंग का बेटा किंग ही बन जाएगा, तानाशाह तो अगला तानाशाह बन जाएगा, जो शाह है उसके खानदान से कोई आ जाएगा। इसी वजह से बेहतर निर्णय लेने की संभावना बनती है, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत राय लिया जाता है, सबसे पूछा जाता है। तो क्योंकि सबसे पूछा जाता है, यहाँ से सबसे राय ली जाती है, तो सब लोग एक्सेप्ट करने की चांस ज़्यादा बढ़ जाता है ना। जैसे घर में मम्मी अगर खाना बना दी है तो सबसे अगर पूछ ले कि अच्छा आप लोग क्या खाओगे क्या खाओगे, और सबने सहमत हो गए कि चलो ये बना दो ना, तो आप लोग जब खाना बन के रेडी हो जाएगा तो ज़्यादातर लोग खा लेंगे, कोई नखरा नहीं करेगा। लेकिन मम्मी बना दे खाना, फिर आप लोगों से पूछा नहीं, फिर आप कहोगे कि नहीं आप मेरे से पूछ लिए होते, ये अच्छा नहीं है, इसमें ये हो। लेकिन जब एक बार डिस्कस करके तय हो गया कि अच्छा यही है, तो सब लोग मान लेते हैं कि चलो ठीक है भाई यही खा लेते हैं। यही है इसमें। नागरिकों का सम्मान किया जाता है, उनके अधिकार रखे जाते हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनके जो भी नागरिकों को अधिकार मिलते हैं, चाहे वो बोलने का हो, चाहे वो समानता को हो, या स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारी चीज़ें लोकतंत्र प्रोटेक्ट कर कर रखता है, उनको देता है। मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध करवाता है, क्योंकि एक सोसाइटी है, सोसाइटी में राय अलग हो सकती है, कोई कह सकता है कि ये ठीक है, कोई कह सकता है ये गलत है, किसी का राय इस
इस डायरेक्शन में जा सकता है, किसी का राय और इस डायरेक्शन में जा सकता है, तो ऐसे में टकराव हो सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र क्या कहता है कि दोनों की वो सुनता है, चाहे वो इस डायरेक्शन वाले की हो या इस डायरेक्शन वाले की, फिर वो इनके बीच का एक रास्ता निकालता है जो दोनों के लिए ठीक हो। गलतियों को सुधार करने का अवसर रहता है लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र में क्या होता है, अक्सर गलतियां वगैरह हो जाती है ना, कि जो हमने फैसले लिए हैं वो अच्छे फैसले नहीं निकलते आगे चल के। अब ऐसा हो सकता है कि अगर लोकतंत्र अच्छा फैसला नहीं दे पाता तो आपके पास एक चांस है कि आप उस फैसले को चेंज कर कर एक नया फैसला ले आओ, उससे बढ़िया फैसला ले आ सकते हो। तो ये लोकतंत्र में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं। अब देखो, इतना जो हमने पढ़ा ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन अगर आपको और भी लगता है, जैसे मैं आपको अगर हिंट दूं, तो जैसे जानू पीएफ की पार्टी जहां के बारे में पढ़ सकते हो, मैक्सिको का केस स्टडी पढ़ लेना, चाइना का केस स्टडी पढ़ लेना, ठीक है, और पाकिस्तान में पढ़ लेना कि पाकिस्तान में क्यों लोकतंत्र वगैरह नहीं है। इससे ये ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना जो क्वेश्चंस है जो आपको करवाए हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। कहा जाता है विश्व के अधिकतर शासन में कैसी व्यवस्था कायम है, मतलब अधिकतर जो कंट्रीज है वो कैसी व्यवस्था को चाहते हैं या कैसी व्यवस्था कायम है, तो इसका आंसर है बी, लोकतंत्र वाली व्यवस्था है। मैक्सिको में कितने वर्षों के बाद राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है, तो इसका आंसर है 6 वर्षों के बाद। वहाँ पे हर 6 साल बाद चुनाव होते हैं राष्ट्रपति को। डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है, अमेरिकी, जापानी, भारतीय, यूनानी है, तो यूनानी सिंपल है क्योंकि सारे अलग हो गए ना। ग्रीस वगैरह होता तो थोड़ा कंफ्यूज होता जाते, लेकिन ये तो यूनानी है तो इजी है। मैक्सिको को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ था, तो 1930 ईसा पूर्व में उसको स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष में चीन में भयंकर अकाल पड़ा था, तो इसका है 1958 से 61 में अकाल पड़ गया था। तो लो आपको याद हो तो उसमें बताया भी गया था कि अकाल पड़ने का रीज़न क्या था, क्योंकि चीन में सरकार जो थी वो जनता को बोलने का हक नहीं देती थी, अपोजिशन पार्टी नहीं थी, होती तो लोग चीन की पॉलिसी पे क्वेश्चन करते ना। लोकतंत्र शब्द कौन से ग्रीक शब्द से बना है, ये डेमोक्रेटिया, डेमोक्रेशिया, डेमोक्रेटिया, इसका आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, ये आप लोगों के लिए, ठीक है। ये ऐसा इस वजह से दे दो क्योंकि ये थोड़ा आप लोगों के लिए टफ क्वेश्चन है, ठीक है, इस वजह से कमेंट करके बताना। नहीं बता पाओगे तो देख लेना किसी की वीडियो पे मैं किसी के कमेंट पे मैं लाइक किया हूँगा, वही इसका आंसर है। अगर किसी ने कमेंट भी नहीं किया होगा तो मैं इसका आंसर कमेंट कर दूंगा। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है ना, एक छोड़ो इसको डिस्कस ही नहीं करते। 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किसने किया था, बेनज़ीर भुट्टो, मुशर्रफ, नवाज, परवेज शरीफ, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो मुशर्रफ थे। मुशर्रफ वो पर्सन थे जिन्होंने वहाँ पे सैनिक तख्ता पलट किया था और उन्होंने नवाज, परवेज शरीफ की उन गद्दी हटाई थी। आगे बात करते हैं। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों अंग्रेज शासन से कब आज़ादी प्राप्त हुई, तो उनको आज़ादी 1980 में प्राप्त हुई थी जिम्बाब्वे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है, मैंने वीडियो में बताया भी था कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र, किसने कहा था, तो इस बात को अब्राहम लिंकन ने कहा था। सो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर वीडियो में कोई डाउट है, हाँ अब देखो रह गया एक क्वेश्चन, ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन जो था अपना डेमोक्रेसी वाला, ठीक है, तो इसका तो मैं केवल आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है, हिंट करके आप कमेंट, लेकिन कमेंट भी ज़रूर कर लीजिएगा, आप खुद से टिक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इस वीडियो का आंसर है, ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ इसी स्लाइड में आप खुद देख के खुद ही समझ जाना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। लास्ट में थोड़ी मैंने हेल्प कर दी, खुश रहो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट शेयर ज़रूर करिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।